तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज के वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन में लेके आया हूँ। लीप ईयर और इलेक्शन ईयर क्या होते हैं और इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरीके से आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए 2024 के लिए, और कौन से सेक्टर्स जो है वो 2024 में चलने वाले हैं। थोड़ा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से हम देखेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि 2024 में कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। तो दोस्तों जो लीप ईयर थे वो तो है 2016, 2020 और अभी 2024। जो आने वाला मतलब जो अभी स्टार्ट हो चुका है वो 2024 का हमारा लीप ईयर है। और जो प्री इलेक्शन ईयर था वो था 2014, 2019 और 2024। तो अभी अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो दोनों इसमें मतलब लीप ईयर और प्री इलेक्शन ईयर दोनों में भी 2024 है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे सेक्टर्स का, तो हमें पता चला कि 2013 जो हमारा लीप ईयर था, 2016 जो हमारा लीप ईयर था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर चला है तो वो मेटल और कमोडिटी सेक्टर है। उसके बाद एनर्जी और PSU जो भी सेक्टर्स है, ऑटो वगैरह, वो चले हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी में जो सेक्टर रहे थे वो थे मेटल और कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी में फिर वो गोल्ड, सिल्वर, स्टील और बाकी सब आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो प्री इलेक्शन ईयर अगर हम देखेंगे तो 2000, पहले हम लीप ईयर की बात कर लेते हैं। 2016, उसके बाद 2020, ठीक है। अब 2016 के बाद में 2020 में अगर आऊँगा तो 2020 में चले थे फार्मा, IT और मेटल। अब दोनों में कॉमन अगर आप देखोगे दोस्तों, 2016 में क्या चला था, मेटल चला था, टॉप पे मेटल था। और यहाँ पे भी 2020 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेटल ही टॉप पे है। मतलब दोनों में अगर आप चेक करोगे तो मेटल टॉप पे है। अब 2023 में क्या हुआ है, मेटल सबसे नीचे रहा था, ठीक है। तो अब ये चांसेस बढ़ रहे हैं कि 2024 में मेटल जो सेक्टर है वो चल सकता है। फिर मेटल में बहुत सारी कंपनीज आती है, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील और बहुत सारी कंपनीज है। उसका एनालिसिस हम थोड़ा बाद में करेंगे। लेकिन कौन सी कंपनी स्टील सेक्टर की, मतलब मेटल सेक्टर भी कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक है, बहुत सारी कंपनीज है। तो उसका पूरा हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। लेकिन पहले ये चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर चल सकता है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एनालिसिस का वीडियो है। थोड़ा सा अच्छे से चेकआउट करिए, लास्ट तक ये वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको। प्री इलेक्शन ईयर की अगर मैं बात करूँगा 2014, 2019, 2024, तो थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ने का ट्राई करेंगे। 2014 में कौन सा सेक्टर चला था, तो बैंकिंग सेक्टर चला था। बैंकिंग, ऑटो और फार्मा, ये तीनों सेक्टर तगड़े चले थे 2014 में, अगर आप देख सकते हो तो। फिर आते 2019 के ऊपर। 2019 में रियलिटी, बैंकिंग, एनर्जी और IT, ठीक है। अब आते हैं 2024 पे, कौन से, अभी ये इलेक्शन ईयर है तो कहाँ पे और कौन से सेक्टर चलेंगे। तो दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 2019 में रियलिटी, बैंकिंग, एनर्जी सेक्टर चला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में बैंकिंग, ऑटो और फार्मा। मतलब ये तो कंप्लीट दोस्तों कि दोनों में बैंकिंग सेक्टर चला है। और अगर 2030 की बात करें तो 2030 में टॉप में बैंकिंग सेक्टर है ही नहीं, उसके सबसे लास्ट में बैंकिंग सेक्टर है। मतलब ये तो पक्का चल रहा है दोस्तों कि लीप ईयर भी है और इलेक्शन ईयर भी है। और अगर हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो मेटल और बैंकिंग सेक्टर दोनों भी टॉप में रह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ये सारा जो है दोस्तों वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे गेम है। तो 2024 में आपके यहाँ पर कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, 2024 में मेटल और बैंकिंग सेक्टर चलने वाले हैं। तो कौन से स्टॉक्स है दोस्तों जो आपको पसंद आते हैं मेटल और बैंकिंग में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है। थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में अगर मैं चेक करूंगा तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊंगा कि कौन से स्टॉक है जो आपको पसंद आ सकते हैं, जो आपको खरीदने का एक तरीके से सोचना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर भी कम नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ है। और जैसे कि हमने देखा कि 2022 में शायद बैंकिंग सेक्टर चल सकता है। तो ये टॉप अगर हम देखेंगे, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देखोगे टॉप में तो HDFC बैंक और ये सब आते हैं। नीचे और कोई है क्या, तो मैंने एक वीडियो बनाया था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, तो वो भी स्टॉक काफ़ी मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, इतना भी बुरा नहीं है। सबसे अच्छा मुझे अगर कोई बैंकिंग वाला स्टॉक पसंद आता है तो वो आता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा कम भी है, तो ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा है। और बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये मुझे थोड़ा अंडर पेनिट्रेटेड लगता है एज कम्पेयर टू वेल डेवलप्ड कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे दोस्तों तो कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर मार्केट कैप भी कम है अदर बैंक के हिसाब से। वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो 21 का PE है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको बैंकिंग सेक्टर में, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये सब लेवरेज का खेल है और इसके वजह से सब चीज़ें होती है। परफॉर्मेंस आप देखेंगे शेयर का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। वैल्यूशन अपने PE मीडियन जो है उनका 10 साल का मीडियन जो है उससे भी नीचे चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस EPS ग्रोथ है लेकिन वैल्यूशन कंपनी को नहीं मिल रहा है, बैंक को नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, उसके काफ़ी सारे उसके रीजंस है। वाई कोटक महिंद्रा बैंक स्टिल अंडर वैल्यूड, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप चेक करके मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी बहुत सारे अच्छे बैंक है लेकिन ये बैंक मुझे पसंद क्यों आती है मैं उसका लास्ट में आपको रीजन भी बताता हूँ। फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनके माइनस
में रहे हैं और मुझे लगता है 3 साल से लगातार माइनस में इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट रहे हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट हुई है, जो अदर इनकम उसमें ऐड हुई है। अब अदर इनकम में इनका क्या क्या है, तो जो डिप्रिसिएशन है और अदर इनकम नॉर्मल है वो भी इनकी एडिशनल में आई है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम 2012 से लेके चलेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट नहीं देखते, हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। चलो 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2000 हुआ, 2500 हुआ, 3000 हो गया 2015 में, फिर 3500 हो गया, 3500 से सीधा नेट प्रॉफिट में जमा आ गई 5000 करोड़ की। 2018 में 6000 करोड़ हो गया, 2019 में 7000, 2020 में 8000, 2021 में 9000, 2022 में सीधा जंप आ गई 12000 करोड़, 2023 में 14000 करोड़, अब ये 2024 के मार्च तक 17000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ सकता है। तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में इंक्रीज होना, स्टॉक का सेल्स का कंपाउंडेड ग्रोथ 15% का रहना 10 सालों में, प्रॉफिट का ग्रोथ 21% का रहना, मतलब डबल डिजिट, और स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं चलना, ये भी पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन कंटिन्यूस यहाँ पर कंपनी ने वेल एक्सपांशन किया, अच्छा एक्सपांशन किया, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया, अच्छा कमाया है और अच्छा इन्वेस्टर्स को लेके दिया है। अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग का पैटर्न, तो सबसे अगर कोटक के पास अगर देखेंगे, प्रोमोटर के पास 2013 में 32% की होल्डिंग थी, वो 25% तक आ चुके हैं, मतलब बेचा है प्रोमोटर ने, दबा दबा के बेचा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स थे हमारे 38% से 40% तक आ चुके, तो प्रोमोटर जो FI है वो प्रोमोटर बन चुके हैं अभी इस कंपनी में। DI अगर आप देखेंगे तो 7% से 20% तक आ चुकी है, मतलब इतना तगड़ा इनके ऊपर भरोसा है कोटक बैंक के ऊपर कि इन्होंने दबाकर बाइंग की है, पब्लिक ने यहाँ पर सेलिंग की है। तो ये दोस्तों बैंकिंग स्टॉक तो हमने ये पूरा एनालिसिस में अभी कंक्लूजन क्या आता हूँ कि मेटल बैंकिंग स्टॉक रडार पे रखने 2024 में शायद चल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और उसमें बैंकिंग में भी अगर कोई प्रोबेबिलिटी अच्छी उसके ऊपर कोई स्टॉक लेना है तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।